सही नहीं है। क्या हो गया? क्यों? बोलो, दो क्यों रखने चाहिए? जैसे आपको यदि खाना खाते हो, आप लोग क्या खाते हो? खाना। अब खाने के अंदर यदि आपको एक सब्जी बनाई, बढ़िया बनी, ठीक है, तो आपको खाना बढ़िया खाओगे आप। और आपको चार सब्जियां बना के दे दी, तो चार सब्जी से अच्छा खाना खाते हुए एक से बढ़िया खाते हैं। चार से सही नहीं खा पाते, एक से अच्छा खा पाते हैं जितना खाना होता है। तो तुम्हारा अलग कॉन्सेप्ट है, फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है? अलग है। चलो, अब अपन मोबाइल से क्या बस बातें करनी है, और तो क्या काम है इसका? यही होता है, कहीं से कॉल आ जाए तो बात कर ली, बस रख दिया, ठीक है। बाकी गेम वगैरह तो मैं खेलता ही नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैंने पहले मैं मूवीज भी देखता था, जैसे मैं 12th के बाद था ना, लेकिन मेरे को मूवीज देखे कितने दिन हो गए जाने, क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ ना, जैसे घर पे भी कभी जाता हूँ तो टीवी में चलती है ना वो, तो मेरे को नींद आ जाती है। अगर सोना होता है तो फिर क्या चला लो, मूवी वगैरह चला लो, नींद आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे साथ क्या, मैं फ्री भी रहता हूँ ना कभी, तो मेरे को जस्ट नींद आ जाती है। जैसे आप एक स्कूल के अंदर टेस्ट चल रहे हैं, तो मैं बैठ जाता हूँ ना टेबल पे, तो मेरे को नींद आ जाती है सुबह सुबह। तो ऐसा होता है। चलो भाई, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर हमारा चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, यही है प्रॉपर्टी। अब अपन ने क्या किया बेटा, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये तो हमने पढ़ लिया, पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमारा कौन सा बचा है? ये बचा है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, ये पार्ट बचा हुआ है इसके अंदर। ऊपर वाला तो मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको, तो अब अपन ये पढ़ेंगे। अब देखो, वहां तक जो मैंने आज तक जो तुम्हें पढ़ाया है, इसके अंदर से 20% क्वेश्चन आने की संभावना होती है, बस। कितना परसेंट? 20%, क्योंकि थ्योरी है, उसके अंदर कुछ है नहीं, क्वेश्चन बनते नहीं है। लेकिन जो आप पढ़ाऊंगा ना, वहां से 80% क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 80% क्वेश्चन आते हैं। वो कहाँ आते हैं? अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दोगे, अब बीएससी नर्सिंग कौन सा राजस्थान में लगता है, उसके अंदर तो क्लास 12 का सिलेबस आता है उनको। लेकिन एम्स वाला दोगे, कौन सा दोगे? एम्स वाला दिल्ली का जो दोगे ना, उसके अंदर कौन सा आता है? ये आता है। इसके अलावा बेटा, अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है, अगर कोई बच्चा जेई का एग्जाम देता है, अगर ऐसे एग्जाम दोगे तो 80% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। आप आगे बात समझ में? मतलब हमारा जो आप पढ़ने वाले हैं, यही हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी नहीं है जहां से यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं हो। आगे बात समझ में? बोलो, करें स्टार्ट दो। तो हेडिंग डालो पीरियोडिक प्रॉपर्टी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बेटा, वह प्रॉपर्टी जो कुछ समय के बाद में रिपीट हो जाए, एक फिक्स टाइम के बाद में क्या हो जाए? रिपीट हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जैसे आप क्लास 11 के अंदर SHM पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में क्या है? जैसे आप रस्सी को घुमाते हो, रस्सी को ऐसे घुमाया आपने, ऐसे घुमाया, तो घुमाने के साथ में एक टाइम के बाद में वो वेव्स बनाती है, बनाती नहीं बनाती? तो अपने पथ को क्या करती है? रिपीट करती है एक टाइम के बाद में। तो
उसे बोलते हैं अपन पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। आगे बात समझ में, जैसे आपने लोलक देखा है, घड़ी का नीचे की साइड चलता रहता है, वो भी अपनी एक मोशन में ही अपनी पेंडुलम पेंडुलम भी क्या करता है? अपने मोशन को रिपीट करता है एक टाइम के बाद में, ऐसे गया फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया। तो अपन उसी को बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है जब भी आप पीरियड और ग्रुप के अंदर जाओगे तो कुछ प्रॉपर्टीज का आपको रिपीटेशन मिलेगा, जिनका नाम ही क्या पड़ गया? पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो देखो, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज विच रिपीट properties which repeat after a fixed time interval is known as periodic property पीरियोडिक प्रॉपर्टी। देखो, बे गुणधर्म आवर्ती गुण देखो, बे गुण जो जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत होते हैं आवर्ती गुण कहलाते हैं। आवर्ती गुण कहलाते हैं। अब देखो बेटा, ये जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। तो एक टेबल बनाएंगे अपन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? चलो, कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की। एक होती है एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और एक होती है मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। परमाण्विक आवर्ती गुण आणविक आवर्ती गुण। ठीक है।
अब परमाणु क्या होती हैं ये समझो आप। which can be which can be explained which can be explained on the basis of on the basis of single atom जो सिंगल एटम मतलब एक परमाणु के आधार पर जिनको अपन समझ सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, परमाणु का आवर्ती गुण। और जिनको अपन सिंगल एटम द्वारा शो नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलेंगे भैया, मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो लिखेंगे which can't be explained on the basis of सिंगल एटम। जो सिंगल एटम के द्वारा एक्सप्लेन नहीं होंगी भैया उन्हें क्या बोलेंगे अपन, मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करें, अब काम की बात आएगी एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल है बेटा रेडियस। क्या है, रेडियस। अब रेडियस कम से कम 2 एटम होने चाहिए तभी निकलेगी रेडियस। तो ठीक है, रेडियस के अंदर अपन को कौन कौन सी पढ़नी है, एक तो पढ़नी है वांडर वाल रेडियस। वांडर वाल रेडियस के बाद अपन को पढ़ेंगे बेटा कोवेलेंट रेडियस। कौन सी पढ़ेंगे, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस के बाद अपन को पढ़नी है मेटेलिक रेडियस। कौन सी, मेटेलिक रेडियस। और मेटेलिक रेडियस के बाद अपन पढ़ेंगे बेटा आयोनिक रेडियस। ठीक है, उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। कभी भी सिंगल एटम के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं निकाले जाते हैं, हमेशा किसके निकाले जाते हैं, ये किसी भी मॉलिक्यूल। आगे बात समझ में, मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं बेटा गलना और इसको बोलते हैं क्वथना। क्या बोलते हैं, क्वथना। आगे बात समझ में, वांडरवाल को वांडरवाल त्रिज्या, कोवेलेंट को सहसंयोजक त्रिज्या, मेटेलिक को धात्विक त्रिज्या, आयोनिक को आयनिक त्रिज्या। आगे बात समझ में, एक बार लिखो ये। लो अब लिख लो, दिख रहा है सभी को। आयोनिक रेडियस हिंदी में लिख दो इनको सभी को। पहली वाली बेटा वांडरवाल त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या। दूसरी है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। उसके बाद है धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। उसके बाद है आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। बना लिया। अब देखो इसके अंदर तो बेटा ओनली ऑन जो अपन बात मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वाला है, ठीक है। अब देखो बेटा इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं, दिख रहा है आप लोगों को ये कलर।
इसके लिए जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे बोलते हैं जेड इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? जेड इफेक्टिव। प्रभावी प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश। दूसरा इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग बोलो या बोलो स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलो? स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका नाम है बेटा परिरक्षण प्रभाव। क्या नाम है? परिरक्षण प्रभाव। ठीक है। थर्ड है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी बोलो, एंथैल्पी बोलो, पोटेंशियल बोलो, सारी एनर्जी की टर्म होती है। ठीक है। इसे डिनोट करते हैं अपन आई से। ठीक है। इसे बोलते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन है डेल्टा। नहीं नहीं, जब डिफरेंस निकालोगे, जब डेल्टा यूज करोगे। लेकिन अपन इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं अपन, तो पढ़ेंगे इसको अलग से। ठीक है। उसके बाद है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है। ऐसे डिनोट करते हैं बेटा EGE। आगे बात समझ में? इसके बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसे डिनोट करते हैं EN से। इसे डिनोट करते हैं EN से। इसका नाम है विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता। आगे बात समझ। इतना पढ़ना है अपने को। इतना पढ़ना है अपने को। प्रभावी नाभिकीय आवेश पढ़ना है, परिरक्षण प्रभाव पढ़ना है, आयनन ऊर्जा पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़नी है और विद्युत ऋणता पढ़नी है। आगे बात समझ में? बोलो भाई, कोई परेशानी किसी को? अभी लो, 1 मिनट हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? आपने वो तो लिख लिया, ये बचा हुआ है आपका। दिख रहा है? बनाओ बनाओ। लिख लिया सभी ने? अब हेडिंग डालो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
बनाए। चलो भाई समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए ये। यही डिसाइड करेगा बेटा साइज को। इसको डिसाइड करेगा, बोलो साइज को। किसकी साइज बड़ी होगी, किसकी छोटी होगी। एक आपको मैं नॉर्मल बातें बताऊं, देखो समझो। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर बेटा आप जाओगे लेफ्ट टू राइट। कहाँ जाओगे? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब है चल के नहीं जाना है, ठीक है। आपको टीचर बोले कि लेफ्ट टू राइट, आप खड़े हुए लेफ्ट टू राइट चल दिए, या अप टू डाउन। दो ही काम है हमारे पास, या तो जाएंगे अप टू डाउन, अप टू डाउन, और या जाओगे लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमेशा बेटा पीरियड के अंदर जाते हैं। किसके अंदर जाते हैं? पीरियड के अंदर जाओगे तो लेफ्ट टू राइट ही जाओगे। जैसे सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करूं मैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और आपको कहे कि लेफ्ट टू राइट जाओ, तो लेफ्ट टू राइट क्या अंतर देखने को मिल रहा है? वो अपन कहाँ देखते हैं? पीरियड के अंदर। कहाँ देखते हैं? पीरियड के अंदर। अप टू डाउन का मतलब बेटा ग्रुप के अंदर जाओगे ना। कहाँ जाओगे? ग्रुप के अंदर। अब ग्रुप के अंदर जाओगे तो जैसे मैंने कहा थर्ड ग्रुप के अंदर जाओ। किसके अंदर जाओ? थर्ड ग्रुप के अंदर। तो थर्ड ग्रुप कौन है बताओ? स्कूटर, या लाओ, एसी, यही है थर्ड ग्रुप, यही है। अगर मैंने कहा थर्टीन ग्रुप के अंदर जाओ, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, आप ऐसे जाओगे। मतलब आप इसकी स्टडी करोगे एक ही ग्रुप की। अप टू डाउन में एक ही ग्रुप की स्टडी होती है, जबकि लेफ्ट टू राइट में एक ही आवर्त की स्टडी होती है। आगे बात समझ में? एक ही आवर्त के एलिमेंट को देखेंगे अपन। आगे बात समझ में? ग्रुप का मतलब एक ही वर्ग के एलिमेंट को देखेंगे। कोई परेशानी? ठीक है। चलो अब मैं बात करूंगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। किसकी बात करूंगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसका नाम क्या बेटा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब आप मेरे को समझाना एक बात। ये है बेटा न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। और ये बाहर जो प्रेजेंट है ये है वैलेंस सेल। क्या है? वैलेंस सेल या सेल, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को, इस न्यूक्लियस को अप्रोच करना है। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अप्रोच करता है। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करने में कोई परेशानी है इसको? नहीं है, ठीक है। दूसरा मैंने दूसरा डायग्राम बनाया ये। अभी बताऊंगा, पहले समझो तुम एक बात। चलो देखो, मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए सेल के अंदर ही, और मैंने एक इलेक्ट्रॉन ये बना दिया। अब समझना बात को, अरे समझो बात को, ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी बात। जेड इफेक्टिव होता क्या है एक्चुअल में? जेड इफेक्टिव एक प्रकार का न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का काम करता है। क्या काम करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या सेल को छोटा करेगा? सेल को छोटा करेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो सेल छोटा हो जाएगा,
न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, और पास आ गया तो साइज क्या हो गया, छोटा। आगे बात समझ में। अब देखो ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्या है बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। आगे बात समझ में। ये क्या है बताओ, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है या नहीं है, क्योंकि आपको एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब आप इन इलेक्ट्रॉन को देखो, इस न्यूक्लियस को, इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करना है बेटा। क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करना है। क्या यहां ये जिस तरीके से मिल रहा था इस इलेक्ट्रॉन से, इस तरीके से मिल पाएगा वहां? नहीं, क्योंकि इसके दुश्मन और बैठे हैं यहाँ। क्या बैठे हुए हैं बेटा, इसके दुश्मन। ये दुश्मन ये बैठा यहाँ, एक दुश्मन ये बैठा, एक दुश्मन ये बैठा, एक दुश्मन कहीं से धक्का ये भी मारेगा, कहीं से धक्का ये भी मारेगा, थोड़ा बहुत ये भी मारेगा। कहने का मतलब है बेटा, जितना अट्रैक्शन यहाँ लग रहा है न्यूक्लियस का, उतना अट्रैक्शन यहाँ काम नहीं करेगा। न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मार रहे हैं। धक्का मारने का मतलब इसको क्या कर रहे हैं, परिरक्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परिरक्षित कर रहे हैं। परिरक्षित का मतलब शील्ड कर रहे हैं इसको, और जो शील्ड कर रहे हैं इसे ही तो बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट। और इसे अपन डिनोट किससे करेंगे बेटा, सिग्मा से। किससे नोट करेंगे, सिग्मा से। तो जितना इसका जेड इफेक्टिव लगना चाहिए था उससे कम लगेगा, जितना लगना चाहिए था उससे क्या लगेगा, कम लगेगा। और कम लगने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। जब आप एक ही सेल के अंदर जाते हो तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि आप एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को भर रहे हो। लेकिन जब अप टू डाउन जाते हो ना, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ेंगे। जितना न्यूक्लियस यहाँ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर लगा पाएगा, उतना ही अट्रैक्शन उससे कम यहाँ लगा पाएगा, उससे कम यहाँ लगा पाएगा, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ। कुछ टाइम बाद तो खत्म ही हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, जब लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड के अंदर, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होता है तो साइज छोटा होता है। इसलिए बोलते हैं आपको लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज हो जाता है। अप टू डाउन जाने पर जेड इफेक्टिव कुछ टाइम तक तो डिक्रीज होता है, उसके बाद में एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है इसकी, और कांस्टेंट हो जाती है तो सिग्मा बढ़ जाता है। और जैसे सिग्मा बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव कम हो गया या कांस्टेंट हो गया, तो साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। साइज का मतलब होता है आकार। आगे बात समझ में। तो इसके लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लग रहा है इसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और यहाँ बेटा जो जेड इफेक्टिव होता है वो जेड माइनस सिग्मा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जेड माइनस सिग्मा। अब जेड माइनस सिग्मा है, बताओ भाई, जेड इफेक्टिव का मतलब है, जेड तो हो गया एटॉमिक नंबर, जेड क्या हो गया यहाँ, एटॉमिक नंबर, और सिग्मा हो गया स्लेटर कांस्टेंट। क्या हो गया, स्लेटर कांस्टेंट। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सिग्मा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सिग्मा यदि इंक्रीज होगा तो कुछ जेड में से कम होगा, तो जेड इफेक्टिव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आगे बात समझ में। इतना तो लिख लो अभी, बाकी इसमें कल और अपन बातें आगे करने वाले हैं। आगे बात समझ में। आज के लिए यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल। अभी ये बनाओ।